Okay, once again, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is lecture number 6 on this video lecture series on metal forming process. And in this lecture, I am going to discuss with you extrusion process, correct? So, first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am Mechanical Engineering faculty and I am done MTech from IIT Delhi in Production Engineering branch. And my latest gate rank is AIR 192 in GATE 2020. And I am also engineering services exam written qualified, correct? And I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam, and I have mentored 5,000 plus students across the India. And my favorite subjects are strength of material manufacturing, process, material science, and machine design, correct? So first of all, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform, and how you can get a part of this, तो simply आपको करना क्या है, you just write, आपको सिंपल से करना है क्या है, आपको लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर। तो आपको दोस्तों इस तरीके का एक लर्निंग ऐप मिलेगा अनअकैडमी का, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करो फटाफट। एंड आफ्टर दैट इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, दैट इज मैनेज गोल, करेक्ट? और इसमें जाके आपको करना क्या है, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और इसको सेलेक्ट करते आपके पास एक प्लस प्रोग्राम और एक आइकॉनिक बैच आएगा, ठीक है दोस्तों? इनमें से किसी भी एक प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट है? और ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस प्लान में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और किसे करना चाहिए, ठीक है? और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन में, देन फी पे करके आप अनअकैडमी के पार्ट बन सकते हो और आपके प्रिपरेशन को एक प्रॉपर एज प्रोवाइड कर सकते हो, करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्लस प्रोग्राम के बारे में। तो प्लस प्रोग्राम इज नथिंग बट दिस इज वेरी बेसिक प्लान एंड इन दिस यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं, करेक्ट है? वो भी टॉप रैंकर्स जो ऑलरेडी एग्जाम को अच्छी रैंक से क्वालिफाई किए हुए, टॉप किए हैं, ठीक है? और ये बहुत ही वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं, कई सालों से दोस्तों पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके एजुकेटर होंगे, इनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर तरीके से कर सकते हो। और ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको अनअकैडमी में घर बैठे हुए, करेक्ट है? तो घर बैठे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपको मिल रही है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विथ एजुकेटर एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स, करेक्ट? Next, here we provide structured course and their PDFs are also available. And after that, live tests and quizzes are available, correct? तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको दी जा रही है प्लस प्रोग्राम में, correct? Now, if we talk about iconic batch, then you can see all those things which are available in plus program is also available in this iconic batch. And along with this, you can get personal coach. यही टॉप एजुकेटर दोस्तों, टॉप एजुकेटर जो है आपके पास, यही आपके क्या होंगे, पर्सनल कोच होंगे, जो आपको प्रॉपरली मेंटरिंग करेंगे, आपको गाइड करेंगे, करेक्ट है? एंड नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस भी अवेलेबल है, करेक्ट? तो दोस्तों यहाँ पे आप भी टेस्ट में जब भी आप पे रहोगे तो आपको टेस्ट को कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे ज्यादा हो रही है, एंड हाउ टू रेक्टिफाई दिस, करेक्ट? नेक्स्ट स्टडी प्लानर यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, तो आप कंप्लीट सिलेबस को प्रॉपरली प्लान करके आपको बताया जाएगा कि आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है? नेक्स्ट प्रिपरेटिव स्टडी मटेरियल्स आर आल्सो अवेलेबल, इज इट क्लियर? प्रिपरेटिव स्टडी मटेरियल इज आल्सो अवेलेबल हियर। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं इस आइकॉनिक बैच में। तो बेस्ट है कि दोज स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएसी एग्जाम, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेक्ट है दोस्तों? जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एटलीस्ट आइकॉनिक बैच ज्वाइन करना चाहिए विथ 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ, करेक्ट है? और मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में है तो एटलीस्ट इनको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए दोस्तों। एंड जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है या पास आउट है तो उनके लिए बेस्ट होगा कि वो 12 मंथ का प्रोग्राम ऑप्ट करे, करेक्ट है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो प्लस प्रोग्राम की अगर हम फी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 12 मंथ की यहाँ पे फी है 30,250 रुपीज, एंड फॉर 18 मंथ द फी विल बी 38,500 रुपीज,
and for 24 month the fee will be 44,000 rupees. करेक्ट, ये फी स्ट्रक्चर है. करेक्ट. तो यहाँ पे ये फी है विदाउट प्रोमो कोड, और आपको स्क्रीन में दिख रहा है MSS10, दिस इज माय प्रोमो कोड. अगर आप सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हो विथ माय प्रोमो कोड तो आप देख सकते हो यहाँ पे फी कुछ इस तरीके की लगेगी दोस्तों. फॉर 12 month 27,225 and for 18 month 34,650 and for 24 month 39,600 rupees. Correct. And similarly, if we talk about iconic badge, then the here fee will be like this: 45,000 for 12 month and 60,000 for 24 month. Correct. और यहाँ पे आइकॉन आपको विथ माय प्रोमो कोड यहाँ पे फी होगी 40,500 फॉर 12 मंथ एंड 54,000 फॉर 24 मंथ. तो दोस्तों ये फी स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों यहाँ पे गेट 2020. जो स्टूडेंट्स गेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, करेक्ट है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके सामने एजुकेटर्स दिख रहा है: प्रवीण कुलकर्णी सर, आकाश त्यागी सर, जितेंद्र गिल सर, आदित्य गुप्ता सर, राजीव सिंह सर. करेक्ट है. तो ये आपके एजुकेटर्स आपको मिलने जा रहे हैं 28 दिसंबर को 6 PM एवरी डे. करेक्ट है. तो दोस्तों आप इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो आज ही जाके. करेक्ट है. और सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा प्रोमो कोड अप्लाई कर देना MSS10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके. करेक्ट है. तो दोस्तों आज ही जाके सब्सक्राइब करो जिससे आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर स्टार्ट हो सके. करेक्ट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि फ्रॉम 20th to 27th इस कंप्लीट वीक में दोस्तों कंप्लीट बेसिक्स आपको बताया जाएगा. नो योर बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्लीट बेसिक्स. करेक्ट. जिसमें आपको बताया जाएगा कि सिलेबस है क्या, कैसे पढ़ाई करनी है, किस डेप्थ में पढ़ाई करनी है. कंप्लीट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है क्लासेस दोस्तों. आप देख सकते हो 20th को संडे को ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, आकाश त्यागी सर ने लिया था. 21st को थर्मोडायनेमिक्स प्रवीण कुलकर्णी सर ने क्लास ली. 22nd को अगेन आकाश त्यागी सर लेंगे यहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के साथ. फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय कुलकर्णी सर. राजीव सिंह सर लेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. आदित्य गुप्ता सर लेंगे दोस्तों टॉम एंड मशीन डिजाइन को. JS गिल लेंगे सर FM एंड टर्बो मशीनरी को. एंड देवेंद्र नागी सर लेंगे HMT. करेक्ट है. तो दोस्तों इसे मिस मत करना, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे आप इसको ज्वाइन करने के लिए MSS10 प्रोमो कोड जरूर अप्लाई कर देना. करेक्ट है. तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एंटर हो जाओगे और आपको कंप्लीट गेट 2020 एंड 2023 के लिए कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी. ठीक है दोस्तों. तो इसे मिस मत करना एनी हाउ. करेक्ट है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एक्सट्रूजन प्रोसेस. तो कंप्लीट एक्सट्रूजन प्रोसेस दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप शुरू से इसे एंड तक देखते रहिए. करेक्ट है. तो इसी गेट 2020 के लिए आपके लिए इनफ नॉलेज होगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सट्रूजन प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस in which a billet or a block of metal is reduced in a cross section by forcing it to flow through a die orifice. You can see here, suppose here we have a container and this here we have a die like this. Correct. And suppose here we have a billet, metallic billet like this. This is our billet and similarly here we have a piston. Yes, simply you can say this is a ram. Correct है दोस्तों. This is our ram और piston. This is cylinder and this is die. यहाँ पे दोस्तों ये जो दिख रही है आपको these are die. Correct. And this is billet. Now if we compress the billet by applying a force through this ram, this billet may be extruded from the die opening. इस die opening से ऐसे मेटल एक्सट्रूड होके बाहर निकलेगा.
करेक्ट है दोस्तों, इस प्रोसेस को कह देते हैं हम एक्सट्रूजन प्रोसेस, करेक्ट। So extrusion process is nothing but it is a process through which we can compress the material against the die opening so that extrusion takes place. Is it clear? Now, in generally extrusion is used to produce rods, bars, hollow tubes or any irregular cross sections, whatever you want can be produced with the help of this extrusion process. And basically here we have two types of extrusion process, that is direct extrusion and indirect extrusion process. And this direct extrusion is also named as forward extrusion and indirect extrusion is named as backward extrusion process, correct. So let's see here. First here I am going to discuss with you that is direct extrusion process. Once again you see this is a container, correct, and this is ram. You can see this is our ram and this is work billet which we want to extrude. Is it clear? And this is our die. Is it clear? Now you can see when we compress the billet against the die, then the material can flow like this, correct. Material कुछ इस तरीके से दोस्तों flow होगा. Is it clear? Through this die opening, करेक्ट। तो ये जो पार्ट आपको निकल रहा है एक्सट्रूजन के बाद ये बाहर निकल रहा है, दिस इज आवर फाइनल शेप, फाइनल वर्क शेप, यस और नो, जो आपको प्रोड्यूस करना था, करेक्ट है। तो दोस्तों याद रखना जो भी आपको शेप एंड साइज चाहिए, सपोज यू वांट टू मेक सी चैनल, तो दोस्तों आपको करना क्या है, जस्ट प्रोवाइड हियर सी चैनल शेप डाई। और इफ यू वांट टू मेक गियर्स, इवन अगर आपको गियर थ्रेड्स गियर बनानी है लाइक दिस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसी डाई यूज करोगे जिसमें गियर्स के थ्रेड्स ऑलरेडी बने, गियर्स टूथ ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए, ठीक है दोस्तों। तो जैसा शेप चाहिए वैसे ही शेप का हम यहाँ पे डाई यूज करेंगे एंड अगेंस्ट दिस डाई व्हेन वी कंप्रेस द मटेरियल देन इट फ्लोज अगेंस्ट द डाई ओपनिंग, करेक्ट है। और इसके फ्लो होने के बाद आपको एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस सिंस दिस इज डायरेक्ट एक्सट्रूजन, नाउ यू कैन सी हियर इन दिस डायरेक्ट एक्सट्रूजन the direction of ram velocity is like this. This ram is moving towards the right and along with this ram movement this work billet is also moving in this direction. So similarly you remember one thing, when the work billet is moving towards the die opening along the direction of billet movement, sorry along the direction of ram movement, अगर बिलेट का डायरेक्शन, बिलेट के मूवमेंट का डायरेक्शन, बिलेट के एक्सट्रूजन का डायरेक्शन रैम के मोशन के डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सट्रूजन और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। समझ में आ गया? when the extrusion takes place along the direction of ram motion then this is called as direct extrusion process. Is that clear? Similarly you can see here with the help of this direct extrusion we can produce either ring shape section or square shape section, box shape section और C shape like this. तो किसी भी shape का आपका यहाँ पे section produce कर सकते हो, but for making this hollow object you need to provide a mandrel. यहाँ पे देख रहे हो this is called as mandrel. Whenever you want to make a hollow object then you need to provide mandrel so that you can extrude hollow section. Is it clear? Again this is called as direct extrusion. Again you can see here this is the direction of ram motion and this is the direction of extrusion. तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसे हम डायरेक्ट या फॉरवर्ड एक्सट्रूजन कह सकते हैं। एंड थ्रू दिस फॉरवर्ड डायरेक्ट एक्सट्रूजन वी कैन प्रोड्यूस लार्ज साइज कंपोनेंट इजीली, यस और नो। लार्ज साइज कंपोनेंट दोस्तों आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्ट एक्सट्रूजन process. Is that clear? Now another process that is indirect extrusion. Now you can see here in this indirect extrusion process again you can see this is our ram. क्या है यहाँ पे? This is hollow ram. Is that clear दोस्तों? This is called as hollow ram. Is that clear? And these are the die and this is our billet and this is container. Now again if we move this ram along the right side like this, इस डायरेक्शन में अगर हम रैम को मूव कराएं तो दोस्तों एक्सट्रूड होकर मटेरियल इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप कह सकते हो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ रैम मोशन करेक्ट ड्यूरिंग
यू कैन सी हियर दोस्तों, यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ रैम द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रैम मोशन। ये सार नो रैम मोशन आपको क्या मिला है, रैम मोशन इज टूवर्ड्स द, कैसे मिला, डायरेक्शन टूवर्ड्स द राइट साइड, बट अगेंस्ट द रैम मोशन द मटेरियल कैन एक्सट्रूडेड टूवर्ड्स द राइट साइड, ये सॉरी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ रैम मोशन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन is opposite to the direction of ram motion, yes or no? Then this is called as indirect extrusion। इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम, this is called as indirect extrusion process and it is also called as backward extrusion process, correct? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों व्हाट इज डायरेक्ट एक्सट्रूजन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इज इट क्लियर? नाउ now you can see here in indirect extrusion we use hollow, क्या यूज करेंगे दोस्तों, we use hollow ram, yes or no? And you can see since here we use hollow ram, then the size of ram limits the size of object produced. Size of object produced. Why? Because as you want to produce large size component, then for making large size component you need to make RAM with larger size, yes or no? आपको larger size की RAM यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप larger size की RAM यूज करोगे तो ओवरहैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी एंड बिकॉज ऑफ ओवरहैंगिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट इट कैन डिफ्लेक्ट, यस और नो? तो जो आपको ऑब्जेक्ट जिस शेप एंड साइज का बनाना है उस शेप एंड साइज से ये कुछ इधर उधर बनेगा, यस और नो? कुछ डिफ्लेक्टेड टाइप का बनेगा विच वाज नॉट अलाउड फॉर एनी एप्लीकेशन, यस और नो? करेक्ट है। दैट्स व्हाई दिस इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल साइज कंपोनेंट, करेक्ट। बेसिकली इसको हम यूज करेंगे स्मॉल साइज कंपोनेंट की, करेक्ट है। नाउ यू कैन सी in this case you can see here this is our billet. Now you can see this die is moving in this direction, it means this billet is stationary। क्या है दोस्तों ये, it is remained stationary up to the एंड ऑफ एक्सट्रूजन, यस और नो? मतलब यहाँ पे बिलेट में कोई मोशन आपको नहीं मिलने वाला एंड सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बिलेट एंड कंटेनर, करेक्ट दोस्तों? देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बिलेट एंड कंटेनर, देयरफॉर नो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन नहीं एक्ट होगा दोस्तों, तो एक्सट्रूजन लोड रिक्वायर्ड क्या होगा दोस्तों, वी कैन से लोड रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन विल बी लो, यस और नो? करेक्ट, लोड रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन विल बी लो। क्यों ऐसा हुआ, वाई? बिकॉज सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बिलेट एंड कंटेनर, और जब बिलेट एंड कंटेनर के बीच में, मतलब ये बिलेट आपका कहीं मूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टेशनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेनर और बिलेट इंटरफेस में यहां कहीं फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट नहीं होने पाएगा, और फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेस लोड में भी हम इजिली मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। बट इन केस ऑफ इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एक्सट्रूजन, नाउ यू कैन सी हियर फॉर
एक्सट्रूजन ऑफ दिस मटेरियल, जो इस रैम के नियर बाई जो मेटल है दोस्तों, इस मेटल को एक्सट्रूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मूव दिस एंटायर विलेट टूवर्ड्स द डाई ओपनिंग. इट मींस इन दिस केस हियर वी हैव, ये जो बिलेट है, अगर मैं सपोज बिलेट के इसको ए एंड कह दूं, तो इस ए एंड के मटेरियल को एक्सट्रूड करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूस मूव कराना पड़ेगा. इट मींस हियर वी हैव रिलेटिव मोशन. यहां पे क्या मिलेगा दोस्तों, रिलेटिव मोशन बिटवीन बिलेट एंड कंटेनर. बिलेट एंड कंटेनर में यहां पे रिलेटिव मोशन मिलने वाला है. एंड इफ यू हैव रिलेटिव मोशन, दिस मींस फ्रिक्शन ऑकर्स. यस आर नो, ऑब्वियसली फ्रिक्शन एक्ट होगा एट द इंटरफेस. यस आर नो दोस्तों, यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट होगा. एंड जैसे फ्रिक्शन एक्ट हुआ तो टोटल लोड, टोटल स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन अगर लिखूं दोस्तों, तो सिंपली हम लिख सकते हैं स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल प्लस स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन. तो ये सिग्मा एफ अमाउंट का स्ट्रेस बढ़ जाता है. देयरफॉर वी नीड टू अप्लाई मोर लोड टू डिफॉर्म द मटेरियल. करेक्ट. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रूजन हायर एक्सट्रूजन लोड रिक्वायर्ड. यस आर नो, करेक्ट. हायर एक्सट्रूजन लोड रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. यस आर नो, फ्रिक्शन की वजह से हमें हायर एक्सट्रूजन लोड अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन. करेक्ट. एंड इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन, in indirect extrusion there is no relative motion between billet and container, therefore less load required to deform the material. Is it clear? This is the very basic difference between direct extrusion and indirect extrusion. Is it clear? Now you can see here the difference between direct and indirect extrusion. Now you can see in direct extrusion, the direction of ram motion and extrude is same. Is it clear? But in this case, in case of indirect extrusion, this is opposite. Yes or no? This is one of the major difference. Another difference, at the end of extrusion, some extra material of the billet is not extruded. Is it clear? क्यों extrude नहीं होगा? You can see, suppose this is our container. Correct? And this is our die opening. Correct. Now if you extrude this material, if you can extrude this material against this die, then this material can flow like this. Yes or no? This material can flow like this. It means in this zone, the material cannot be extruded, and this is called as dead metal. क्या कहेंगे दोस्तों? This is called as dead metal. This material cannot be extruded, or even for extrusion of this corner material, here we need very high extrusion load. Is it clear? करेक्ट है दोस्तों. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस द मटेरियल लॉस में भी टेक्स प्लेस. Yes or no? But in this case, since the billet is not forced to move relative to the container, there is no friction at the container wall and the ram force. Therefore, lower force is required for extrusion in case as compared to direct extrusion. Is it clear? But in case of direct extrusion, since here we have relative motion with respect to container wall, it has significant friction between them. Therefore, higher extrusion force required. Is it clear? Correct. Another difference, that is large size component can be produced with the help of direct extrusion, but in case of indirect extrusion, because of lower rigidity and hollow ram, it is suitable for medium to small size component only. Is it clear? स्मॉल टू मीडियम साइज कंपोनेंट को बनाने के लिए ही बेसिकली यूज में आएगा. नेक्स्ट, होलो सेक्शंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रूजन विद द हेल्प ऑफ मेंड्रेल, बट इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन अगेन होलो सेक्शंस आर आल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ indirect extrusion. So these are the major important points related to direct extrusion and indirect extrusion process. Is that clear?
Now similarly, if we talk about hot extrusion and cold extrusion, so obviously as we know that in hot extrusion process, the working temperature is above the recrystallization process. Therefore, here recrystallization process takes place and hence the ductility of the material is retained up to the end of this extrusion process. Is that clear? तो दोस्तों आप simply कह सकते हो because of higher ductility up to the end of extrusion, higher strain can be possible or extreme size reduction is possible. More complex shape can be achieved. Lower force is required. और ये सारे रीजन किसकी वजह से? Because of higher working temperature causes higher ductility. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा डक्टिलिटी होगी दोस्तों, और जितनी ज्यादा डक्टिलिटी होगी तो आप ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो विथ लोअर रैम फोर्स. And similarly, complex object can also produce. Higher extrusion speed can be achieved. करेक्ट है दोस्तों, हायर एक्सट्रूजन स्पीड को भी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो. And cooling of the billet at the container wall and the billet interface is the problem. Correct? This is the major problem behind with respect to this hot extrusion process. And it can be minimized by isothermal extrusion. करेक्ट, इसको दोस्तों मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ isothermal extrusion or by providing some insulation in between billet and dies. Is it clear? Similarly, if we talk about cold extrusion, since here the working temperature is below the recrystallization process, therefore here strain hardening phenomena occurs. करेक्ट है दोस्तों, और स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना की वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, हमेशा इंक्रीज होती है, और डक्टिलिटी आपका दोस्तों क्या होगा, डक्टिलिटी डिक्रीज होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हायर स्ट्रेंथ इन द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी अचीव ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग. लोअर स्ट्रेन इज पॉसिबल. व्हाई लोअर स्ट्रेन? बिकॉज आफ्टर एवरी रिडक्शन its strength will be increases and ductility will be decreases, and because of this decreased ductility it causes higher load requirement and lower strain. Correct? Very complex shape cannot be produced. Why? Because for making complex shape very high extrusion load is required. That's why it cannot be produced. Higher ramp force is required. Already मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से, डक्टिलिटी लॉस होने की वजह से आपको हायर फोर्स लगाना पड़ेगा. एंड लोअर एक्सट्रूजन स्पीड कैन बी अचीव्ड. यस और नो? लोअर एक्सट्रूजन स्पीड कैन बी अचीव्ड. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस. करेक्ट. अब चलिए एनालिसिस की बात करते हैं. तो अगेन फर्स्ट टर्म दैट इज एक्सट्रूजन रेशियो. करेक्ट. और यहां पे दोस्तों हम एनालिसिस कर रहे हैं विदाउट, यहां पे हमारा अजम्पशंस होगा विदाउट फ्रिक्शन पहला, और दूसरा नो रिडंडेंट वर्क. No redundant work means no strain hardening. करेक्ट. तो इनके बेसिस हम लोग एनालिसिस करें तो एक्सट्रूजन रेशियो कैन बी रिटन एज इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल एरिया. इस रेशियो को कहते हैं हम एक्सट्रूजन रेशियो. एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट ट्रू स्ट्रेन देन इट कैन बी रिटन एज LNR, और सिंपली वी कैन राइट ln A नॉट बाई AF, या इसी जगह लिख सकते हैं दोस्तों ln D नॉट स्क्वायर बाई DF स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ln D नॉट बाई DF. तो कई तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रूजन रेशियो और विद द हेल्प ऑफ एरिया रेशियो और विद द हेल्प ऑफ डायमीटर रेशियो. कुछ भी दिया हो आप इजीली ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट, एक्सट्रूजन लोड अंडर आइडियल कंडीशन. यहाँ पे मैंने लिख दिया था नो फोर्स, फ्रिक्शन एंड नो रिडंडेंट वर्क. अंडर दिस कंडीशन द एक्सट्रूजन फोर्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस. करेक्ट दोस्तों. इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या सिंपली सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट LNR. ये जो रिलेशन होता है दिस गिव्स अस एक्सट्रूजन स्ट्रेस. करेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रूजन स्ट्रेस. करेक्ट. और अगर आपको एक्सट्रूजन लोड चाहिए तो इसी एक्सट्रूजन स्ट्रेस में A नॉट ओरिजिनल एरिया को मल्टीप्लाई. आप ओरिजिनल एरिया क्यों करते हैं दोस्तों? आप देखो यहाँ पे आप जो रैम से यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो इस एरिया में अप्लाई कर रहे हो, और ये क्या एरिया क्या है? दिस इज ओरिजिनल एरिया ऑफ द बिलेट. इसलिए हम यहाँ पे A नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं.
करेक्ट है। और यहाँ पे सिग्मा एम लिखा है, कई बार आपको सिग्मा नॉट भी लिखा मिलेगा, कुछ भी लिखा मिले, या यहाँ पे एक्सट्रूजन कांस्टेंट लिखा हुआ मिले, तो किसी भी नाम से दोस्तों ये लिखा हो, करेक्ट है। मेगा पास्कल में अगर लिखा है तो आप समझ जाना कि ये नॉमिनल स्ट्रेस है, या इसे हम कहते हैं मीन स्ट्रेस, मीन फ्लो स्ट्रेस, या इसी का नाम है नॉमिनल स्ट्रेस, करेक्ट है, या इसी को कहते हैं एक्सट्रूजन कांस्टेंट, करेक्ट है दोस्तों। तो ऐसे कई नाम से एग्जाम्स में पूछे गए, कुछ भी लिखा हो मेगा पास्कल में, किसी भी नाम से लिखा हो दोस्तों, आप समझ जाना कि वो सिग्मा एम की वैल्यू दे रहा है, करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ इस तरीके से हम एक्सट्रूजन लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट है दोस्तों। अब देखो, अब अगर यहाँ पे मैं अजम्पशन हटा लूं कि नो रिडंडेंट वर्क, जैसे मैंने लिखा था, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि हियर स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना ऑकर्स, तो अंडर दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट मीन फ्लो स्ट्रेस, स्पेशली व्हेन you get extrusion sigma f value in terms of this relation k epsilon to the power n। अगर आपको इस तरीके से फ्लो स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है तो इस फॉर्मूला से आप ऐसे मीन फ्लो स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस मीन फ्लो स्ट्रेस यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस सिग्मा एम। बट ये कब यूज करेंगे? व्हेन यहाँ पे ये अजम्पशंस ना हो, नो रिडंडेंट वर्क की जगह रिडंडेंट वर्क और स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना ऑकर्स, अगर ऐसी कंडीशन लिखी है और स्ट्रेस आपको इस तरीके से दे रहा है, तब आप इसको अप्लाई करोगे, अदरवाइज नो नीड। इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ एक्सट्रूजन आगे बढ़ते हैं। इफ फ्रिक्शन फोर्स इज कंसीडर, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करें, ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में एफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और कहां पे एक्ट होता है? यू कैन सी this billet is moving in this direction, and against the motion of this billet at this circumference, here we get a shear stress। is it clear? यहाँ पे एक shear stress induced होगा, and this shear stress is nothing but this is equal to force upon area। तो simply हम कह सकते हैं frictional force is equal to frictional shear stress into area। अब यहाँ पे area क्या होगा दोस्तों? suppose this length of the billet is L, अगर इस बिलेट की यहाँ पे लेंथ L है एंड डायमीटर D नॉट है, तो यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंशियल एरिया क्या होगा? पाई D नॉट इंटू L नॉट, करेक्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, करेक्ट है। तो सिंपली फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन यू कैन सी हियर this frictional resistance force, frictional stress applied to overcome this friction। यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको ओवरकम करने के लिए हमने अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस अप्लाई किया, तो दिस फ्रिक्शनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, करेक्ट। एंड दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसे हम लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, म्यू टाइम्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट, P इंटू एरिया, और एरिया क्या है? पाई डी नॉट इंटू एल नॉट। यस आर नो? तो कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस आर नो? करेक्ट। और यहाँ पे मैं दोस्तों, यहाँ पे ये आपका क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स, और इंस्टेड ऑफ टाउ हियर वी कैन राइट म्यू टाइम्स ऑफ पी, करेक्ट। इस टाउ की जगह पे आप म्यू टाइम्स ऑफ पी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू टाइम्स ऑफ पी इंटू पाई डी नॉट इंटू एल। इज इट क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट फ्रिक्शनल स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का रिलेशन मिलेगा दोस्तों। तो टोटल एक्सट्रूजन लोड अगर मैं लिखूं तो इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन प्लस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन प्लस फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि टोटल स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन, देन इट कैन बी रिटन एज सिग्मा m टाइम्स ऑफ ln(r) प्लस 4 टाइम्स ऑफ म्यू p l नॉट डिवाइडेड बाई d नॉट।
तो ये दोस्तों है टोटल एक्सट्रूजन स्ट्रेस। अब अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो इस एक्सट्रूजन स्ट्रेस में ओरिजिनल एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, यस आर नो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजिली कैलकुलेट द टोटल एक्सट्रूजन फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सट्रूड द मटेरियल अंडर फ्रिक्शनल कंडीशन। और दोस्तों गेट एग्जाम में ये कभी भी नहीं पूछा जाता, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, करेक्ट। जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था यहीं से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई सेमेस्टर एग्जाम के लिए, करेक्ट है। जहां पे फ्रिक्शन को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन है गेट 2003 में आया था, देखो। अ ब्रास बिलेट इज टू बी एक्सट्रूडेड फ्रॉम इट्स इनिशियल डायमीटर ऑफ 100 मिलीमीटर टू फाइनल डायमीटर ऑफ 50 मिलीमीटर। तो आपको डी नॉट गिवन है, दिस इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, and similarly you have final diameter that is equal to 50 millimeter. The working temperature of 700 degree centigrade and the extrusion constant, यहाँ पे देखो extrusion constant दिया है, इसका मतलब है ये सिग्मा एम। मैंने आपको कहा था ना किसी भी नाम से दे हो, मेगा पास्कल में अगर वैल्यू दी है तो वो आपका मीन फ्लो स्ट्रेस ही है। तो 250 मेगा पास्कल। आपसे पूछ रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन क्या होगा, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपको निकालना है यहाँ पे फोर्स, एक्सट्रूजन फोर्स क्या आएगा, करेक्ट है। और यूनिट दिया हुआ मेगा न्यूटन, करेक्ट। तो लेट्स सी, एक्सट्रूजन फोर्स इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा ई टाइम्स ऑफ ए नॉट। और सिग्मा ई क्या कहलाता है दोस्तों, सिग्मा एम एल एन आर इंटू ए नॉट। और इसी जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम इंटू एल एन ए नॉट बाई ए एफ इंटू ए नॉट। और यहीं पे अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो सिग्मा एम इंटू एल एन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी नॉट बाई डी एफ का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को बाहर निकालो तो 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी नॉट बाई डी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर। अब चलो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं और फोर्स के मजे लेते हैं। तो ये आएगा 250 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल एन, कितना दिया ओरिजिनल 100 डिवाइडेड बाई फाइनल 50 इंटू पाई बाई 4 इंटू 100 का स्क्वायर, करेक्ट। इसे कैलकुलेट कर लो दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर। देखो क्या आएगा यहाँ पे, यू जस्ट राइट 250 इंटू 2 इंटू ln2 इंटू दोस्तों इसकी वैल्यू होगी 2.72 मेगा न्यूटन, 2.72 मेगा न्यूटन, करेक्ट। तो कौन सा आंसर सही है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन बी। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट another question, using a direct extrusion process a round billet of 100 millimeter, once again गेट 2009 का क्वेश्चन है। यहाँ पे डी नॉट गिवन है दैट इज 100 मिलीमीटर एंड लेंथ 100 मिलीमीटर लेंथ, सॉरी ये दिस इज लेंथ नॉट डायमीटर, दिस इज लेंथ L naught and 50 millimeter diameter that is D naught is extruded considering an ideal deformation process, means no friction, no redundant work. Extrusion ratio that is R is equal to 4 and the average flow stress, अब देखो यहाँ पे average flow stress लिखा हुआ है, करेक्ट है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था किसी भी नाम से लिखा हो आपको, तो अगर मेगा पास्कल में दिया है तो वो मीन फ्लो स्ट्रेस ही होगा। कई लोग इसे प्रेशर भी कह देते हैं। तो कुछ भी लिखा हो आपको तो इसे सिग्मा एम ही कंसिडर करना है, करेक्ट है। द एवरेज फ्लो स्ट्रेस इज दिस, देन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेशर ऑन द रैम विल बी, करेक्ट। प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर का मतलब हो गया यहाँ पे सिग्मा ई की वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखो सिंपल सा रिलेशन है, सिग्मा ई इज इक्वल टू एल एन सॉरी एम टाइम्स सॉरी क्या था यहाँ पे, यस
सिग्मा एम टाइम्स ऑफ एल एन ई। करेक्ट, सिग्मा एम क्या है दोस्तों यहाँ पे 300, एल एन ई मतलब एल एन, सॉरी एल एन ई मैंने लिखा है, दिस इज एल एन आर नॉट ई, आर की वैल्यू 4 है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 300 इंटू 2 इन एल एन 2। ये सर नो, ये आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पता होती है इसलिए मैंने लिखा था। एल एन 4 को क्या लिख सकते हो आप, 300 इंटू एल एन 2 टू द पावर 2, तो क्या आ गया 300 इंटू 2 इंटू एल एन 2, क्या आएगा ये 300 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू एल एन 2 की वैल्यू होती है 0.693, इसे आप याद रख लो। तो ये सिंपल सा आ जाए 600 इंटू 0.693, क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट, तो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। फोर 415.8, करेक्ट, 415.8 मेगा पास्कल, करेक्ट। तो समझ में आ गया दोस्तों, एक्सट्रूजन स्ट्रेस, एक्सट्रूजन ये प्रेशर कहलाएगा, तो इसे ले लेते हैं 416 मेगा पास्कल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, दिस वन, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्सट्रूजन प्रेशर और एक्सट्रूजन स्ट्रेस। ओके, next effect of diangle, now you can see here this inclination is called as semi diangle, correct, semi diangle, is it clear? तो हमें देखना है कि what is the effect of this semi diangle on extrusion, correct. Now you can see here if the diangle is low, it leads, diangle low होने का मतलब क्या है, it is looking like this, is it clear? It means it leads to larger surface area. अब देखो यहाँ पे जो बिलेट मूव होगा यहाँ पे दोस्तों, अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायंगल अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से मूव होगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस तो आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हो इन विच केस हायर सरफेस कॉन्टेक्ट इज देयर इन बिटवीन बिलेट एंड डाई, करेक्ट है। तो सिंपली लिख सकते हो इन केस ऑफ लो डायंगल द लार्जर सरफेस एरिया एंड हेंस हायर फ्रिक्शन एंड हाई एक्सट्रूजन लोड। बट वहीं पे अगर हम बहुत ज्यादा लार्ज डायंगल रख दें तो इट कॉजेस टर्बुलेंस इन द मेटल फ्लो ड्यूरिंग रिडक्शन इंक्रीजिंग रैम फोर्स, करेक्ट। कैसे, और हायर डायंगल का मतलब क्या है कि सपोज इसकी जगह पे आप कुछ इस तरीके से रख दो, तो जब यहाँ पे मेटल फ्लो होगा कुछ इस तरीके से होगा, तो इस रीजन का मेटल एक्सट्रूड इजीली नहीं होगा, दिस इज डेड मेटल, एंड फॉर एक्सट्रूजन ऑफ दिस मटेरियल वी नीड वेरी हाई फोर्स, इज इट क्लियर। तो अगर लो डायंगल है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ज्यादा डायंगल है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस कि फॉर बेटर एक्सट्रूजन वी अप्लाई ऑप्टिमम डायंगल, ये सर नो, इस रेंज की डायंगल को हम लोग यूज करेंगे, करेक्ट है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट impact extrusion process. Now you can see in impact extrusion process this is sponge which is situated at certain height and this is die in which we provide metal. Now if we throw this sponge then it strikes with the billet with a high speed, therefore extrusion takes place like this. Then this is called as impact extrusion process, and impact extrusion process it may be forward type or backward type. You can see this is forward type and this is backward type. When you strike the sponge with the billet then the material can be extruded in this direction, but in this case material will be extruded in this direction along the direction of punch motion, इसलिए हमने इसको कहते हैं this is forward extrusion and this is called as backward extrusion process. So this process is called as impact extrusion process. तो सिंपली हो क्या रहा दोस्तों, पंच को हम हाई वेलोसिटी से बिलेट के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ पे इम्पैक्ट लोड एक्ट होता है फॉर एक्सट्रूजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हाई स्पीड विथ शॉर्ट स्ट्रोक लेंथ से हम ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे बनाया जाता है टूथपेस्ट ट्यूब, कोल्ड ड्रिंक कैन, बैटरी केसेस। ये एप्लीकेशन याद रखना दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। एंड वेरी थिन बॉल इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस impact extrusion process. Another one is that is high production rate.
can be achieved with the help of this impact extrusion process. Is it clear? Okay. Next, another type of impact extrusion process. Now you can see here. In this case, the material can flow in the along the direction of extrude or along with opposite to the direction of ram motion या पंच मोशन. करेक्ट है. तो ये कुछ मिक्स टाइप है. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन. करेक्ट. इन दिस केस material can flow along the direction of punch motion and across the direction of punch motion or opposite to the direction of punch motion. along and opposite दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ मटेरियल फ्लो हो रहा है. करेक्ट है दोस्तों. तो इसे हम कह देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप इंपैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस. करेक्ट. Okay, next that is hydrostatic extrusion process. Now you can see this billet is completely surrounded by fluid, yes or no? And now if we move this sponge towards the right, then uniform hydrostatic pressure induced in the billet, yes or no? करेक्ट है दोस्तों. जैसे आप इस रैम को मूव करोगे तो इस हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करेगा बिलेट के सराउंडिंग में throughout the circumference of the billet along this and here सब जगह यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट होगा. yes or no? इसीलिए इसे कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस. आपने प्रीवियसली देखा था जो बैकवर्ड एक्सट्रूजन था या फॉरवर्ड एक्सट्रूजन था, इन बोथ द केसेस the pressure is only applied from one end of the billet. आप सिर्फ प्रेशर यहां अप्लाई कर रहे थे इस एंड पे, और यहां पे इस सर्कमफ्रेंस में कोई भी प्रेशर यहां पे एक्ट नहीं हो रहा था. इज इट क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ दिस if we want to extrude rod with the help of direct extrusion process, करेक्ट. अगर आप डायरेक्ट एक्सट्रूजन से दोस्तों अगर किसी रॉड को एक्सट्रूड करने की कोशिश करोगे तो बिकॉज ऑफ लार्ज L by D रेशियो व्हेन यू अप्लाई फोर्स फ्रॉम रैम टू द रॉड देन इट मे बकल. ये कुछ इस तरीके से दोस्तों बकल हो जाएगा. इज इट क्लियर? इन केस ऑफ direct extrusion process. Is that clear? But if you perform extrusion of this rod with the help of this hydrostatic process, since throughout the surface here we have uniform pressure, then there is no buckling chances. This is the biggest advantage of this hydrostatic extrusion process. With the help of this we can extrude even rod. Yes or no? Rod या large L by D ratio object को आप easily extrude कर सकते हो. इज इट क्लियर? जो कि किसी और एक्सट्रूजन प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है. यस और नो? अनदर एडवांटेज ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, यहां पे जो लोड एक्ट हो रहा है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लोड. ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक लोड द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल will be increases. That's why very hard brittle material can also extruded by this hot extrusion process, which is not possible by other extrusion process. Is it clear? तो I think दोस्तों समझ में आ गया कि in this hydrostatic extrusion process the billet is completely surrounded by the liquid fluid, and when we apply ram force to the billet or with the help of this fluid, then uniform pressure will act over the periphery of billet. Yes or no? And because of this there is no chances of buckling. Is it clear? Therefore large L by D ratio can be easily extruded. And since in this case here we have hydrostatic state of stress condition or hydrostatic loading throughout the circumference of the billet, then due to this ductility of the material will also increases, and because of this increased ductility, hard material can also be easily extruded with the help of this. That's why this process is used for extrusion of nuclear rod. न्यूक्लियर रॉड को एक्सट्रूड करने के लिए दोस्तों इसे यूज करते हैं. दोस्तों यहाँ पे देखो, पहला चूंकि बिलेट और कंटेनर के बीच में कोई यहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं है, इट मींस देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड कंटेनर. लोअर रैम फोर्स रिक्वायर्ड, जब फ्रिक्शन नहीं तो फोर्स भी कम लगेगा. इट कैन बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर एज वेल एज एलिवेटेड टेम्परेचर, दोनों में ही कर सकते हो. लार्ज L by D रेशियो कैन बी इजिली एक्सट्रूडेड. ये रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्यों कर सकते हैं. The metal deformed is performed in high compression environment
crack formation is suppressed, leading to phenomena known as pressure induced ductility. करेक्ट. क्रैक वगैरह भी जो होते हैं उनको भी ये सप्रेस कर देता है और क्रैक फ्री यहाँ पे डिफॉर्मेशन आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो. Relatively brittle material like cast iron, stainless steel, molybdenum, tungsten and various intermetallic compound can be plastically deformed without fracture. Correct है. Why? Because hydrostatic state of stress condition, the ductility of the material increases. That's why these hard materials can also be easily extruded. But here we have only one issue, that is leakage tendency of the fluid. This is one of the biggest डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस. तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है लीक प्रूफ कंटेनर बनाने के लिए. और क्यों लीकेज की टेंडेंसी होती है दोस्तों? क्योंकि जो यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर होता है दैट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर एक्ट होता है. ठीक है. एप्लीकेशन देखो इसका, एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूल रॉड, क्लैडिंग ऑफ मेटल, मेकिंग वायर्स फॉर लेस डक्टाइल मटेरियल, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट, एक्सट्रूजन डिफेक्ट. करेक्ट. एक्सट्रूजन डिफेक्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो सेंटर बस्ट सबसे पहला डिफेक्ट है. बिकॉज ऑफ इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्ट एक्सट्रूजन द सेंटर ऑफ द बिलेट मूव फास्टर देन द पेरीफेरी. यस आर नो? एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डेड मेटल जोन एक्सटेंडेड ऑल अलोंग द सर्फेस ऑफ द पेरीफेरी. इज इट क्लियर? मैं आपको फिगर में भी शो कर देता हूं जिससे आपको पता चलता रहे. Suppose this is our billet, correct? Or since when we extrude this billet, since this billet is connected with container, therefore faster heat transfer rate takes place, and because of faster heat transfer rate, the ductility near the container wall suddenly decreases. Yes or no? Ductility क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज हो जाएगा. और डिक्रीज होने की वजह से सेंटर में तो डक्टिलिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हायर रेट से डिफॉर्मेशन होगा एज कंपेयर टू वॉल रीजन. बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल बस्ट टेंडेंसी हैपेंस. ऐसा नो, इसलिए हमने लिखा कि इन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन कॉजेस सेंट्रल बस्ट. करेक्ट है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से हम सेंटर बस्ट को शो कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों. तो सेंटर बस्ट का रीजन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस, लो फ्रिक्शन, हाई डाई एंगल, लो एक्सट्रूजन रेशियो, इंप्योरिटीज इन द वर्क मटेरियल. ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से सेंट्रल बस्ट बनता है. ठीक है दोस्तों. सिमिलरली अगर हम पाइपिंग डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी यही सेम रीजन है. Inhomogeneous deformation causes, in case of direct extrusion, this piping defect takes place. Is it clear? And if we talk about surface cracking, then this is mainly happens due to loss in ductilities. Is it clear? And sometimes tensile stresses will induce at the surface, but here we are applying compressive load. Then because of this tension and compression, here the fracture takes place. And high extrusion speed, high strain rate leads to more surface cracks. Is that clear? तो चलिए फिर दोस्तों यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. अगर आपने अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. और आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों अनअकैडमी चैनल का, अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. आज ही जाके कर लो. 28 से क्लास स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए आप MSS 10 कोड अप्लाई करना मत भूलना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके. ठीक है दोस्तों. तो चलिए फिर यहीं पे सेशन एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.